हेलो फ्रेंड्स, अम्बा एस एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 6 जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो आज मैं इस वीडियो में डालने जा रहा हूँ, जिसमें से जेक बोर्ड में गत वर्षों में एमसीक्यू टाइप्स प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले 2025 में 10th बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी गारंटी के साथ इसी से एमसीक्यू का क्वेश्चंस आने वाला है इस चैप्टर से। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। 10th बोर्ड 2025 की तैयारी हेतु इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। इस वीडियो में मैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 6 जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस का जो एमसीक्यू है ये मैं दोनों वर्जन में डालने जा रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश में भी। जो बच्चे इंग्लिश में तैयारी कर रहे होंगे वो इंग्लिश में पढ़ लें और जो बच्चे हिंदी में तैयारी कर रहे होंगे वो हिंदी में तैयारी करें। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। क्या है प्रश्न? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑप्शन है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, फल और पत्तियाँ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्लूकोज। सही आंसर क्या होगा? ग्लूकोज होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है ना। ऑप्शंस है धमनियाँ, नेफ्रॉन, कोशिकाएं, हृदय। तो इसका आंसर होगा नेफ्रॉन। दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। तीसरा प्रश्न है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तीसरा प्रश्न क्या है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 जोड़ी। कितना जोड़ी? 3 जोड़ी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है पादप में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। किसका स्थानांतरण है? भोजन का स्थानांतरण। तो भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम। तो हमें ऑप्शंस में ढूंढना पड़ेगा फ्लोएम। और फ्लोएम है तो ठीक है, नहीं तो फिर नन ऑफ दीज। ठीक है। तो इसमें ये आंसर हो जाएगा फ्लोएम। अगला प्रश्न है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में अर्थात पूरे शरीर में पंप किया जाता है। वह कौन सा अंग है? हृदय का वह कौन सा अंग है जो रक्त को शरीर से पूरे शरीर में भेजा जाता है ना। हृदय के किस अंग के द्वारा शरीर के या पूरे शरीर में रक्त को भेजा जाता है? तो उसका आंसर है निलय। क्या है? निलय द्वारा। आगे है दीर्घरोम पाए जाते हैं। तो दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना है कि ये क्षुद्रांत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? क्षुद्रांत यानी छोटी आंत। ठीक है। अगला है एटीपी का पूरा नाम क्या है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी हम ऑप्शन में ढूंढेंगे ए फॉर एडेनोसिन, टी फॉर ट्राई, पी फॉर फॉस्फेट। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जहाँ पे ऑप्शंस होगा वहाँ पे हम टिक करेंगे। तो ये ऑप्शंस है 3 ऑप्शंस है ना। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है
हरित लवक में कौन सा रंजक पाया जाता है? हरित लवक में कौन सा रंजक पाया जाता है? ठीक है, तो हरित लवक में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, मतलब उसका दूसरा नाम है पर्णहरित। तो पर्णहरित इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के पायरुवेट में बदलने का कार्य कोशिका के किस भाग में होता है? ग्लूकोज के पायरुवेट में बदलने का कार्य कोशिका के किस भाग में होता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर है ऑप्शन सी, कोशिका द्रव में। तो ग्लूकोज के पायरुवेट में जो ग्लूकोज का जब विखंडन होता है तो सबसे पहला जो विखंडन होता है वो कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, और ये विखंडन होने के बाद पायरुवेट में बदल जाता है। तो 9 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा कोशिका द्रव्य। अगला प्रश्न है, एंजाइम क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में है एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? ऑप्शंस है पाचन क्रिया, जैव उत्प्रेरक, अमीबा में पोषण, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा जैव उत्प्रेरक। ठीक है, एंजाइम क्या है? जैव उत्प्रेरक। अगला प्रश्न है, केंचुआ किस अंग से शोषण करती है? केंचुआ किस अंग से शोषण करती है? ऑप्शन है फेफड़े से, गिल से, त्वचा से या इनमें से सभी, है ना। तो इसका आंसर होगा त्वचा से। केंचुए त्वचा से श्वसन क्रिया करती है। अगला प्रश्न है, जड़ के किस भाग द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण होता है? ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है? जड़ के किस भाग द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण होता है ना। तो इसका आंसर होगा, जिस ऑप्शन क्या है पहले देख लेते हैं, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा, जालम द्वारा, मूल रोम। तो जड़ का भाग लिखा हुआ है ना, तो जड़ का भाग तो तना नहीं होता है, जड़ का भाग पत्ता नहीं होता है, जड़ का भाग जालम नहीं होता है, क्योंकि चूँकि ये हमारा वाहिनिकाएं होती हैं जो जल को जड़ से पूरे पौधों तक पहुंचाती है ना, पौधों के पूरे भागों तक पहुंचाती है। तो इसका आंसर एक बच जाता है मूल रोम। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 होगा, मूल रोम। अगला प्रश्न है, कोशिका बाह्य तरल का दूसरा नाम क्या है? कोशिका बाह्य तरल का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा लिम्फ। क्या आंसर होगा? लिम्फ होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, वसा का वहन शरीर के अंदर किसके द्वारा होता है? वसा का वहन शरीर के अंदर किसके द्वारा होता है ना। तो इसका आंसर होता है लसिका। तो लसिका का वहन वसा ही करता है। ठीक है, लसिका जो है वसा का वहन करता है। लसिका किसका वहन करता है? वसा का, याद रखना है। अगला क्वेश्चन से, हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है, तो हीमोग्लोबिन किस में उपस्थित रहता है? प्लाज्मा में, लसिका में, लाल रुधिर कणिकाओं में, श्वेत रुधिर कणिकाओं में। इसका आंसर होगा लाल रुधिर कणिकाओं में। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वहन तंत्र नहीं है? यानी वहन तंत्र, वहन अर्थात किसी भी प्रकार का भोज्य पदार्थ या फिर ऑक्सीजन हो या फिर कोई भी हो, उसका वहन तंत्र नहीं है, यानी एक कौन वहन तंत्र का अंग नहीं है ना। तो क्या क्या है? लसिका है, धमनी है, हृदय है, फुफ्फुस है। तो लसिका भी वहन करता है, धमनी भी करता है, हृदय भी करता है, फुफ्फुस नहीं करता है, बल्कि फुफ्फुस एक्सचेंज करने का काम करता है। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसलिए ये वहन तंत्र नहीं कहलाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूत्रवाहिनी से होकर मूत्र कहाँ जाता है? मूत्रवाहिनी से होकर मूत्र कहाँ जाता है? तो इसका ऑप्शंस है गुद्दा है, मूत्राशय है, नेफ्रॉन है या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका आंसर है मूत्रवाहिनी से होकर मूत्र मूत्राशय में जाता है। सॉरी गाइस,
ऊपर का एक प्रश्न छूट गया था, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ का नाम। तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ का नाम है रेजिन। क्या है? रेजिन है। 18 नंबर, मूत्रवाहिनी से होकर मूत्र कहाँ जाता है? ये तो अभी हम लोगों ने देख लिया, मूत्राशय में जाता है। अगला प्रश्न है रक्तचाप को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है ना? रक्तचाप को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? अर्थात ब्लड प्रेशर को हम किस यंत्र से मापते हैं? ब्लड प्रेशर को मापने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? तो वो होता है स्पिग्मोमैनोमीटर। क्या होता है? स्पिग्मोमैनोमीटर। अगला है, मनुष्य में सामान्य परिकुंचन दाब होता है, तो परिकुंचन दाब कितना होता है? एक होता है शिथिलन, है ना? तो शिथिलन नहीं है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? परिकुंचन दाब। तो परिकुंचन दाब कितना होता है? ये 120 mm होता है, यानी जिससे बीपी चेक किया जाता है तो उसका जो पारा इंडिकेट होता है वो 120 mm तक होता है। ठीक है, आगे प्रश्न है, किस प्रक्रिया के द्वारा सपोषी अपना भोजन का निर्माण करते हैं? तो ध्यान देना है फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने ऑप्शंस नहीं दिया है, बल्कि सभी प्रश्नों का आंसर को लिखा हुआ है, इधर ऑप्शंस नहीं है। तो ध्यान देना है कि जो भी प्रश्न यहाँ है उसके सामने में सिर्फ आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के द्वारा सपोषी अपना भोजन का निर्माण करते हैं? सपोषी अर्थात पेड़ पौधे, है ना? सपोषी का मतलब पेड़ पौधे होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा पूरा करते हैं। तो इसका आंसर जब भी होगा तो जिस ऑप्शंस में हमें प्रकाश संश्लेषण दिखेगा हमें टिक वहीं करना होगा। ठीक ना? अगला है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कितनी घटनाएं होती है? आप जब जैव प्रक्रम की चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं, तो उसमें टोटल 3 घटनाएं थी। कितनी घटनाएं हैं? 3। अगला प्रश्न है, किसी एक प्राणी समभोजी सूक्ष्म जीव का नाम लिखें। ये भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो किसी एक प्राणी समभोजी सूक्ष्म जीव का नाम, तो वो है अमीबा। क्या है? अमीबा है। अगला प्रश्न है, किसी एक पादप परजीवी का नाम लिखना है। क्या लिखना है? किसी एक पादप परजीवी का नाम, तो वो है अमरबेल। तो अमरबेल जहाँ रहेगा ऑप्शंस में वहाँ पे हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी एक पादप मृत जीवी का नाम लिखना है। किसी एक पादप मृत जीवी का नाम, तो वो है म्यूकस। ठीक है, क्या है? म्यूकस। अगला प्रश्न है, अमीबा के किस अंग में पाचन क्रिया होती है? अमीबा के किस अंग में पाचन क्रिया होती है? तो उसका आंसर है खाद्य। ठीक है, खाद्य में अमीबा जो भोजन करता है उसकी पाचन क्रिया हो जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है? मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो इसमें जो बुक में दिया हुआ है वो है लार एमाइलेज, एनसीईआरटी बुक 10th क्लास। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार एमाइलेज, लेकिन इसे भी याद रखिएगा, टाइलिन या फिर लार एमाइलेज। अगला प्रश्न है, कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है, अर्थात कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा भाग में है? कोशिका के किस भाग में? ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल, इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। आगे है, उस पदार्थ का नाम लिखें जो श्वसन के पहले चरण में होता है। उस पदार्थ का नाम लिखना है जो श्वसन के पहले चरण में होता है, इसका आंसर है पायरुवेट। ठीक है, अगला प्रश्न है, पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो पायरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रैम्प होने के कारण क्या होता है? एक क्रैम्प क्या होता है ये समझाते हैं। क्रैम्प होता है जब हमारे मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब वह जंघे का मांसपेशी हो चाहे हाथ का मांसपेशी हो, अगर वहाँ पे दर्द उत्पन्न होता है तो इसका मतलब है क्रैम्प, यानी दर्द या फिर ऐंठन, जिसे हम क्रैम्प होना कहते हैं। और एक क्रैम्प तब होता है जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की कमी से हो।
ठीक है, अर्थात ऑक्सीजन के अभाव से जब होता है तो इस समय हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, ठीक है, और ये पेशियों में बनता है। तो इसी के निर्माण अर्थात लैक्टिक अम्ल के निर्माण होने के कारण ही क्रैम्प का कारण होता है, ठीक है। अगर आगे है पायरुवेट के किस समय विखंडन से अधिक ऊर्जा का मोचन होता है? क्या लिखा हुआ? पायरुवेट के किस समय विखंडन से अधिक ऊर्जा का मोचन होता है। अर्थात ये होगा कि पायरुवेट का विखंडन किस तरह से हो जिससे कि ऊर्जा का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में हो। तो इसका आंसर होगा जब पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो जब कभी भी 3 कार्बन वाले पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तब हमें ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है जब पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन के अभाव में हो, क्या हो? जब पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन के अभाव में होता है तो क्या बनता है? तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताए हुए थे लैक्टिक एसिड और ऊर्जा बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड भी बनता है और ऊर्जा भी बनता है, ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे बहुत कम मात्रा में ऊर्जा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है जब पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ये था अभाव, यहाँ है अनुपस्थिति, तो अनुपस्थिति में CO2 बनता है, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनता है और ऊर्जा बनता है। यहाँ पे ऊर्जा थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ऊर्जा बनता है, ठीक है। अगला है फुफ्फुस के अंदर गुब्बारे जैसी संरचना को क्या कहते हैं? तो फुफ्फुस के अंदर जो गुब्बारे जैसी संरचना होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कुपिकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? कुपिकाएँ। अगला है मानव में परिवहन के लिए उत्तरदायी तंत्र का नाम। मानव में परिवहन के लिए उत्तरदायी तंत्र का नाम है परिसंचरण तंत्र। क्या नाम है? परिसंचरण तंत्र। कट जाने पर कौन सी कोशिकाएं रक्त का बहना रोक देती हैं? कट जाने पर कौन सी कोशिकाएं रक्त का बहना रोक देती है? तो इसका आंसर होगा प्लेटलेट्स। क्या होगा? प्लेटलेट्स, जो हमारे रक्त में पाया जाता है हमेशा, ठीक है। अगला प्रश्न है रुधिर का तरल हिस्सा क्या है? रुधिर का तरल हिस्सा क्या है? तो इसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो रुधिर का तरल हिस्सा को प्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। मानव के हृदय में कितने अलिंद हैं और कितने निलय होते हैं? मानव के हृदय में कितने अलिंद और कितने निलय होते हैं? तो इसका आंसर होगा 2 अलिंद होता है, 2 निलय होता है। मतलब एक दायां अलिंद, एक बायां अलिंद, एक दायां निलय और एक बायां निलय, ठीक है। इस तरह से कुल मिला के हृदय को 4 कोष्ठक में बांटा गया है, 2 अलिंद और 2 निलय में। अगला है मनुष्य में समान अनुशिथिलन दाब होता है। मनुष्य में समान अनुशिथिलन दाब 80 mm, ठीक है। कितना होता है? 80 mm। ऑक्सीजन रक्त का वहन कौन करता है? सॉरी, ऑक्सीजनित रक्त का वहन कौन करता है? तो ऑक्सीजनित रक्त का वहन धमनी करता है। या तो हृदय से शरीर के पूरे भाग में भेजा जाए या तो हृदय से ऑक्सीजन मिलाने के लिए फेफड़ों के पास भेजा जाए। लेकिन यहाँ पे चूँकि ऑक्सीजनित रक्त का वहन की बात हुई है तो उसका वहन धमनी करता है, ठीक है। विऑक्सीजनित रक्त का वहन कौन करता है? तो विऑक्सीजनित रक्त का वहन शिराएँ करता है। कौन करता है? शिराएँ। पादपों में जल का परिवहन कौन करता है? तो पादपों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। पादपों में खाद्य पदार्थों का वहन कौन करता है? ये फ्लोएम के द्वारा होता है। केंचुओं के उत्सर्जी अंग का नाम लिखें। तो केंचुओं के उत्सर्जी अंग का नाम होता है नेफ्रिडिया। क्या होता है? नेफ्रिडिया। तो ये जितने भी प्रश्न हैं टोटल 45 प्रश्न हैं, 45 हैं। ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आते हैं और 2025 में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में भी यह प्रश्न ज़रूर ही आएगा। तो अगर यह वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।